औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अब्दुर्रहमान साहब, मोहतरम जनाब मेरे बड़े भाई बदरुद्दीन अजमल साहब, मोहतरम जनाब पीपी बशीर साहब, जो इंडियन मुस्लिम लीग के लोकसभा में पार्टी लीडर भी हैं और बदरुद्दीन भाई AIDF के सदर भी हैं और पार्टी लीडर भी हैं। मौजूद नाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मैं सबसे पहले जनाब अब्दुर्रहमान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी और पूरा डेटा उसमें डाला, वजूहात बताई हैं उस किताब में कि क्यों मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो रही है पार्लियामेंट में, ऐवानी असम्बली में, रियासती असम्बली में। मुझे आज से 1.5 महीने पहले अब्दुर्रहमान साहब मुझे फ़ोन पर बताए थे कि मैं इस तरह किताब लिख चुका हूँ या लिख रहा हूँ और उसके रस्म इजराई के फंक्शन में मुझे आना है। तो मैंने जनाब अब्दुर्रहमान साहब से उनको मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल और कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने कलम को उठाया है और मैंने उनसे भी कहा था कि ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसमें कामयाबी देगा। मुझे किताब आज दोपहर में अब्दुर्रहमान साहब को मेरे घर पर भिजाए, मैं नहीं था, मैं पार्लियामेंट में जाना था मुझे, जो सरसरी में बैठे बैठे उस किताब का मुताला किया हूँ। मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन किताब लिखी गई है और पूरे पार्लियामेंट के 17 जो लोकसभा के इलेक्शन हुए उसमें कितने पार्टीज ने अपनी जानिब से कितने मुसलमानों को टिकट दिया और कितनी रियासती पार्टियों ने लोकसभा के चुनाव में, इंतखाबात में मुसलमानों को टिकट दिए और फिर उसमें कितने कामयाब हुए पहली लोकसभा से लेकर मौजूदा 2019 तक। और साथ ही साथ इस किताब में उन्होंने रियासती असम्बली के इंतखाबात में भी मुख्तलिफ रियासतों का जिक्र किया है जहाँ पर कितनी पार्टीज ने मुसलमानों को टिकट दिए, कितने कामयाब हुए। और उस किताब के आखिर में उन्होंने हर रियासत में जितनी असम्बली हल्के जात हैं उसमें उन्होंने मुसलमानों का आबादी का तनासुब भी लिखा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहैसियत एक सियासत के तालिब इल्म के लिए ये हमारे लिए बड़ी मुफीद साबित होगी और मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जब वक्त मुझे मिलेगा मैं इसका पूरे जितना हो सके इसका पढ़ूँगा और यकीन जानिए अब्दुर्रहमान साहब, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा अपनी तकारीर में, अपने जहाँ कहीं मुझे मौका मिलेगा, ताकि ये जो हमारे वतन अजीज़ में जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है
कि मुसलमानों के ताल्लुक से कि आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं। मेरी ज़िंदगी, जो सियासी ज़िंदगी जो मेरी अब तक रही है, मैंने अपने बचपने में अपने मरहूम वालिद को देखा, अपने बुजुर्गों को सुना, तो जाहिर है मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़े। और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असेंबली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और आप अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको एक नहीं 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी है, मगर मुझे थोड़ा उनकी राय मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फिरका परस्ती का आगाज 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से अपने एमपी जीतकर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते वो 1980 में, और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई है, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फिरका परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल खराब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी खराब था, 56 में भी खराब था, 62 में भी खराब था, फिर इमरजेंसी में भी खराब था। माहौल खराब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को चाहते हैं, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फिरका परस्ती 1950 से शुरू हुई। फिरका परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी। फिरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं मियाँ जी वोट नहीं दे सकते। ये खुली बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वोट नहीं दे सकते, हम मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहां पर मुसलमान की बात आएगी बोलेंगे नहीं वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो 10 या 15% नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी है, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है तो इसलिए जीत कर आ रहे हैं। जिनका ये बोलना है कि हम जिताया नहीं जिताया, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट पे नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना है कि नहीं हम तीर मार दिए, नहीं आप तीर नहीं मार रहे। अगर आप तीर मार दे तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा बिल्कुल सही, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फिरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको ये भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है। मैंने जो सियासत सीखी अपने वालिद के पैरों के पास बैठकर सीखी, अपने बुजुर्गों से सीखी। हम बदरुद्दीन भाई से भी सीखते हैं। बदरुद्दीन भाई 2 in 1 है, ये आलिम दीन भी है और सियासत जान भी है। तो जहां पर बदरुद्दीन भाई का काम मुश्किल में पड़ जाता है वो दुआ लेके फूक देते हैं, तो मैं नहीं कर सकता।
मगर आप देखिए कि आलिम दीन है और एक प्रैक्टिकल आलिम दीन है। ये इनका ये उसको फंसे हुए नहीं है उस डिबेट में। और बदरुद्दीन भाई आप ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को इतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदवा दे रहे हैं। ये नहीं सियासत है। बदरुद्दीन भाई हम सही कह रहे, झूठ तो नहीं कह रहा ना, गलत, वरना इधर की सीटी भी नहीं मिलेगी। देते नहीं है, उनसे खुशबू मांगो बोलते मैं दुआ दूंगा पढ़ के। तो कांग्रेस ने काम किया। ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, खुला बोलते। तो आप, मैं खुल के कह रहा हूं अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते? वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं हुआ इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी। मगर वायनाड से जीते, क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भरते। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। वो काम उसके बाद संगल फैमिली ने उसको लेकर आगे बढ़े और बड़ी कामयाबी के साथ इंडियन मुस्लिम लीग केरल में काम करती है। और वहां पर अभी आपने बताया पीटी मोहम्मद बशीर साहब या एजुकेशन मिनिस्टर भी थे कि किस तरीके से मुस्लिम लीग केरल में काम करती है और अपनी ताकत पर जीतती है, और उनकी ताकत के बगैर कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आ सकती है। तो ये जो सियासत है इसको समझने की जरूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहां पर मुसलमानों को एक फैसला लेना पड़ेगा। आपने मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप, बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आप वोट नहीं ले सकते। मैंने ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब के बाद बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात समझिए कि आप रोकिए जरूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। बोले नहीं, हम फैसला कर लिए कि अब के बाद हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी मगर आप कर लीजिए, मगर आप मेरे को बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले। तो आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूँ आप तो कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होकर अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जब बोडो से झगड़ा शुरू हुआ उस वक्त 40-50 हजार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब
हम 10 दिन वहां पर थे, रमजान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज ने, गैर मामूली थी। अब आप बताइए कहां से, कोई भी नहीं थे। तो ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनके इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब है, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मैं खुद जाके देखा हूं। आज हमारे पार्लियामेंट में 75 साल का डिबेट थी, पार्लियामेंट की सियासी सफर की। तो मैंने अपनी तकरीर में शुरुआत में कहा कि मैं आज इस यहाँ पर ऐवान में खड़े होकर सलाम करता हूँ मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मैं सलाम करता हूँ बनात वाला साहब को और सुलेमान सेठ साहब को। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्जुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आंखों से बनात वाला साहब को, सुलेमान सेठ साहब को देखा। मैंने इनके साथ सफर किया, बनात वाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनात वाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं। और मैंने बनात वाला साहब को रोते हुए देखा वो रामपुर में। मैं बनात वाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहाँ सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप लोग उनकी देंगे, सबको जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप मौलाना बैठे हदीस शरीफ पर मैं बयान नहीं करूंगा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन हुआ है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके जो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं हमको इनको ही वोट देना है, डिलीवर करेंगे, डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और तो सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं, बदरुद्दीन भाई, हमारे इसी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स है उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल जाए पाकिस्तान चलेगा, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूँ। मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप सोच लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते हैं, आप तो लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं हम डरते नहीं, कुछ होता, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। सुभान अल्लाह। और अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस ब्यूरो का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे कि मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, बड़ा कुछ हो जाता है भाई साहब। मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो। मगर हम डरते हैं कि अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे। आप वोट दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को आप।
यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाती। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब अहम बात और एक बात, जब 2009 में जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, कुलदीप सिंह साहब का एक कमीशन बना था डिलिमिटेशन का, तो 2009 में, हाँ 2000 डिलिमिटेशन कमीशन और 2008, तो हाँ, तो उस डिलिमिटेशन कमीशन के पास जब मैं गया था उनसे, जस्टिस साहब से मिलने के लिए, तो वो हम जाकर बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन दी हैदराबाद का उसके पैरामीटर्स से। तो उन्होंने मुझसे जब प्रेजेंटेशन हो गया तो उन्होंने सबको बाहर जाकर मुझसे बोले कि ओवैसी साहब एक बात बताइए कि आप और मुस्लिम लीग वाले आए हैं खाली उस पैरामीटर्स को बुनियाद बनाकर केरला और हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बताने के लिए, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आते? ये खाली बयान देते हैं लोग, स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान के कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्व करके, आप जाके दीजिए ना, आपको मालूम ज्यादा लोग नहीं गए मुसलमानों से, हम कानून नहीं किए, तो क्या करेगा कमीशन वो? अब दूसरा देख लीजिए, आसाम की बात बदरुद्दीन भाई नहीं बोले। आर्टिकल 170 के तहत ये कहा जाता है कि जब असेंबली की या किसी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होगा तो वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा, मगर आसाम में ऐसा डिलिमिटेशन करवाया गया कि 11 मुसलमानों की सीटें कम कर दी गई असेंबली की, 11 डिलिबरेटली। अब अल्लाह को मालूम कि कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट से क्या होगा, कैसे होगा। कश्मीर में जाइए आप, कश्मीर में जो डिलिमिटेशन किया गया, जम्मू में सीटें बढ़ गई, कश्मीर में कम हुए, जो कश्मीर में बढ़ना था जम्मू में बढ़ा दी गई। इसके भी हम ताल्लुक से हमको देखना है। चौथी बात यह है कि चुनाव जब लड़ते हैं तो यकीनन आज के माहौल में पैसों की जरूरत पड़ती है, इसका भी हमको इंतजाम करना पड़ेगा। सिर्फ तकरीर पर आकर सुन के कोई वाह वाह जिंदाबाद नारा तकबीर हो, उससे नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। ये बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको देखकर काम करने की जरूरत है। और अगर आपके पास एक सियासी आवाज, जैसा आसाम में एक एक्सपेरिमेंट बदरुद्दीन भाई ने किया, सही कहा उन्होंने, उनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था। जब वो पहली मरतबा जीत कर आया और जमीयत के दफ्तर में उनसे मुलाकात हुई थी 2005 या 2006 में, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि भाई मौलाना आलिम दीन उन्होंने ये काम कर दिया। और हमारे पास क्या, नहीं भाई मौलाना है वो हमारी बात नहीं समझे, मुझे प्रैक्टिकल मौलाना है। ये मौलाना को गर्मी और नरमी और सब मालूम इनको, और आसाम में रहना आसान बात नहीं है। फिर इंडियन मुस्लिम लीग की मुसलसल कामयाबी आसान बात नहीं है। पिछले 60-65 साल से इंडियन मुस्लिम लीग कामयाब होना ये आसान काम नहीं है, और वहां पर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को पैदा कर देना, तो ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, बशर्ते कि आप ये काम करने का ठान लें। देखिए, किसी को बुलाकर भाई मैं 2 बच्चों को तालीम दिला देता हूँ, आसान काम है। किसी को कहना कि भाई मैं एम्बुलेंस दिला देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि कौम का मुस्तकबिल तैयार करो आप। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, अगर कल सरकार बदल दी जाती है इंशाअल्लाह, हम भी उम्मीद करते हैं, मगर आपसे इंसाफ कौन करेगा? आप उम्मीद करेंगे, लोग करेंगे नहीं। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, बस दुआ करिए मौलाना के इस इलेक्शन में ये तमाम बातें ताकतें बर्बाद हो जाएंगी। हम लोग जोर से आमीन को फिर वहां दुआ करते हैं, अल्लाह इस इलेक्शन में इनको आपस में टकरा दे, आमीन हो गया। मेरे भाई,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर और मेहराब से उतर कर मैदान कारसाज में अपने दंदान मुबारक को शहीद कराए। सिर्फ दुआओं पर इक्तफा नहीं कि अमली मैदान में आए थे। अब आपको भी सोचना है कि आप क्या करेंगे। क्या सिर्फ आप सुनते रहेंगे, किताब पढ़ेंगे? अरे भाई, इस आदमी ने नहीं मालूम कितनी रातें अपनी खराब की, कितना सुकून अपना बर्बाद किया किताब लिखने के लिए। तो इस किताब को पढ़िए, उस पर अमल करिए, सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। आप अगर आपको नफरत है सऊदी ओवैसी से, ईटी बशीर साहब से, बदरुद्दीन भाई, तो आप आइए, मैं फिर से आपके काम करने तैयार हूँ, या खुद करिए, मगर कुछ तो करिए। अगर आप नहीं करेंगे और बोलेंगे भाई साहब को आसमान से फरिश्ते आने वाले नहीं है, ना कोई जमीन से निकल कर आने वाला है, आपको ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुकद्दर के फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक हो, तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सियासत में हिस्सा लीजिए, लड़िए इलेक्शन, डरिए मत। जिंदगी में, दुनिया में अगर हार मिलती है तो कोई परवाह नहीं, उस दिन की हार से बचिए उस दिन अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। तो इस दुनिया में हारे कोई बात नहीं, मगर इखलास तो है ना, नियत है, अल्लाह को राजी करना है, एक मजलूमों की आवाज बनना है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मुसलमानों के एमपी हैं पार्लियामेंट में, मेरे भाई सिवाय बदरुद्दीन भाई के ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं, आपके एक और साथी हैं, मैं हूँ, इम्तियाज साहब हैं, हम लोग भी चार पुकारते दीवाने। दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं बड़े बाइज्जत है वो, मगर उनकी पार्टी उनको बोलने ही नहीं देती। अच्छा, वो बैठकर सुनते हमारी तकरीर को, बदरुद्दीन भाई की, बशीर साहब की। अब आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? दे सिटिंग टू हियर यू। आप क्यों नहीं बोलते? नो यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी, दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां, उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूँ। मगर जब उनकी बात करने की मामला आता है, कोई नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हैदराबाद में हमने क्या हासिल किया, हमें लंबी तारीख है हमारी। सिर्फ आपको बताऊंगा कि पिछले 9 साल में हमने तेलंगाना की हुकूमत की तारीफ की, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मिनिस्ट्री उसकी नहीं ली, हमारी नुमाइंदगी पर और गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। आज 200 मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री तालीम, बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल अलग, लड़कों का अलग। कितने 80,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उसमें। अब आप ये समझिए कि अच्छा, ये कांग्रेस के लोग हमें गाली देते, ठीक है, कोई परवाह नहीं, गाली सुनना हमारे, शायद हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया। तो इनसे पूछिए आपने क्यों नहीं किया राजस्थान में, क्यों नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ में, या जहां पर भी आपकी सरकार है, करिए ना। लेकिन नहीं करेंगे। अरे छोड़िए बिहार की बात, आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी ने ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाई, उसका ताल्लुक हैदराबाद से था। हम हमारे एमएलए असेंबली में उसके मुतालबा किए, उसके 3 बच्चे थे मरहूम के, एक्सग्रेशिया उनको मिला, पैसे दिए गए, 24 घंटे के अंदर उसको बेवा को गवर्नमेंट नौकरी दी और 2 BHK घर दिया उसको। बिहार में कुछ नहीं हुआ, मगर बिहार में नहीं, सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी, आपके पीठ पर लत नहीं पड़ी, आपको गोली नहीं लगी, आपके भाई को मॉब लिंचिंग नहीं की गई, नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते, नहीं जा सकते वहां पे। अब ये बात भी पसंद नहीं आई कि हमारे दोस्तों को बोले कि सब बातें क्यों कर रहे हो आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा आइडियोलॉजी की बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बिजली के मसाले करेंगे तो फिर बेफायद है। तो बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं, हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं, वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है भाई। अरे भाई साहब, इस चीज में आपको आना पड़ेगा।
जैसे अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। आपको करना जरूरी है, आइए और यकीनन अपने इन चीजों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने 5 मरतबा इलेक्शन हारा, उसके बाद हम जीते और जीतते आ रहे। तो अभी बदरुद्दीन भाई बोल रहे थे हैदराबाद को सब लोग आए। बदरुद्दीन भाई उन्होंने क्या, उनके बाप भी आए तो कुछ नहीं कर सकते हैदराबाद, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम काम करते, हम वहां पर दिन रात काम करते, कब्रस्तान में हम नजर आते, पोस्टमार्टम में हम नजर आते, राशन की दुकान पर हम नजर आते, दावत में नजर आते, बिस्मिल्लाह में नजर आते, हदीसे में नजर आते, शादी में नजर आते, सब चीजों में हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन जीतना आसान है, मगर जीतने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है उससे ज्यादा होती है। तो ये भी एक है। बहरहाल ये चीजें हैं। मैं रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक बेहतरीन किताब लिखी और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इसको खरीदें और खरीद के सिर्फ रखना दें। अरे देखो पढ़ो उसको, आप दिन में 4-5 सफ़े पढ़िए, देखिए, महसूस करिए कि किस सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को, मुसलमानों को बर्बाद किया गया। याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे वो तरक्की के दरवाजों के ताले नहीं खुलते। उसको खुलते कब है, जब आपके पास आवाज होती। और बाबा साहब अम्बेडकर ने ये भी बात कही थी, किसी ने उनसे पूछा, अरे रिजर्वेशन दलितों को मिल चुका है, इतने 80-90 MP जीत जाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, वो जीतते जरूर है, वो अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना। तो आप देखिए, इन बातों पर गौर करिए और मुझे यकीन है कि शायद हमारी और बशीर साहब की बातचीत से, बदरुद्दीन भाई की बातचीत से आपको कोई एक उम्मीद और हौसला मिला होगा। हमारा मकसद एक ही है भाई, हमारी जिंदगियों का कोई भरोसा नहीं है, कोई आप किसी का भी नहीं, मगर कम से कम इस मौके को गनीमत समझिए। यकीनन हालात खराब है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। इस मुल्क में फिरका परस्ती अपने उरूज पर है, चाहे इससे पहले कभी नहीं थी, मगर यही तो मौका है लड़ने का, यही तो मौका है जद्दोजहद करने का। आसान दिनों में तो सब काम करते, मगर मेरे भाई, जब नमरूद की आग आसमान को छू रही है और फिरौन का गुरूर अपने उरूज पर है, तभी तो आपको मुजाहरे करना पड़ेगा। आज ही आपको मुजाहरे करना पड़ेगा, ताकि आप और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग कम से कम बोलेंगे भाई ये लोग पीछे नहीं हटे, ये अपनी बात पर अटल थे, कायम थे। तो आइए अपनी सियासत में हिस्सा लीजिए। हाँ, अगर आप किसी और पार्टी में भी जाकर लीडर बनते, बनिए, मगर लड़िए। उस पार्टी में जाकर दरी मत बिछाइए, उस पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए, उस पार्टी की दावत में जाकर सिर्फ दरगाहों पर चादर मत पेश कीजिए। उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। ऐसी किताबें और लिखती जाएंगे तो शायद 10-5 साल के बाद एक और किताब आएगी। इकबाल अंसारी साहब ने किताब लिखी थी, 2004 में आई थी। आप उसका पार्ट 2 लिखें, शायद पार्ट 3 लिख देंगे। आज आप 26 आपके पास है तो शायद कल 18 जीत कर आए, उसके बाद आपका नाम और निशान भी ना रहे और आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे। और ये बात दिमाग से निकालिए कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे यही आपको जमहूरियत आपको वोट दे रही है, आप वोट नहीं डालेंगे। ये एक अजीब बात काबिल लोग हैं पढ़े लिखे। नो 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 नो, वी मस्ट नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, वी मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, सोशल एक्सेप्टेंस 75 साल में नहीं हुआ तो क्या 50 साल में होगा? सोशल एक्सेप्टेंस उस वक्त होता है जब हम ताकत दिखाएंगे, जब आप वोट लेंगे, चाहे 100 वोट क्यों ना हो। उनको मालूम होगा अरे भाई आज 100 लिया, कल 1000 तक जाएगा। तो इसीलिए मेरी माफ करना, मुझे बोलने की बुरी आदत है और बदरुद्दीन भाई ने खामखा मुझे तहज भी दिला दिया कि बोलेंगे, तो मौलाना में बोल दिया। तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों का गौर करिए और अब्दुर्रहमान साहब का और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ आने की दावत दी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब्दुर्रहमान साहब की किताब कबूल करे। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Exclusion of Indian Muslims, authored by former IPS officer Abdur Rahman. It is a book that looks at the acute underrepresentation of Muslims in India's political landscape. What are the causes of this underrepresentation?
and how can we come out of it. The ideal is to move towards a society in which every community and every stakeholder shares equitable power and space. With that in mind, I would like to begin the program by inviting Mr. Abdul Rahman to please come and welcome our respected guests with a small token of appreciation. We are delighted and honored to have with us our chief guest, Professor Manoj Kumar Jha, Member of Parliament, Rajya Sabha. भाई आगे मत जाओ, सबके फ्रेम खराब होना। Our keynote speaker for the evening, Barrister Asaduddin Owaisi, Member of Parliament, Lok Sabha, and National President of AIML. Our next guest is E.T. Mohammed Bashir, Member of Parliament, Lok Sabha, and General Secretary of IUML. And finally, we have Arfa Khanum Sharwani, Senior Journalist and Editor at The Wire. Thank you, dear guests, for joining us. It is a pleasure and a delight to have you here, and we are grateful to you for gracing us with your valuable time and presence. Thank you. Coming back to why we have all gathered here today. आज हम सब जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये सिर्फ एक बुक लॉन्च नहीं है। ये एक सवाल है जो इस देश का मुस्लिम समाज अपने लोकतंत्र से पूछ रहा है। मेरी हिस्सेदारी कहाँ है? India takes a lot of pride in being an electoral democracy. हमें बहुत गर्व है कि हर 5 साल लोग बाहर आते हैं और अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। People choose their own representatives so that these representatives can carry their issues and give voice to their concerns. But what happens when this electoral democracy does not have your representatives? Indian Muslims in India perform the worst on almost all socio-economic indicators. They are educationally behind, economically marginalized, and perform poorly on all other socio-economic indicators like health, infrastructure, housing. And all of these are systemic problems. The question is this systemic discrimination and deprivation linked to their political exclusion? जब सियासी आवाज ही नहीं है, तो सुनेगा कौन? We are currently standing at the cusp of India's 18th general election, and we have witnessed an increasingly communalized political landscape over the last decade. Polarizing politics that has poisoned the mainstream public discourse with anti-Muslim rhetoric. So it is now more important than ever to talk about Muslim underrepresentation in Indian politics. And this is exactly what the book aims to do. Absence in Politics and Power has a political urgency with which it interrogates why Muslims are grossly underrepresented at all levels of democracy. In national assemblies, in state assemblies, in local bodies, and even in political parties. How have we lived 3/4 of a century in independence and still have a representative democracy that is not representative enough? कुछ इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने आए हैं और हमारे साथ मुल्क की बहुत अहम सियासी शख्सियात मौजूद हैं जो मुस्लिम अंडर रिप्रेजेंटेशन के सवालात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। So I hope
हमें इनसे ये समझने में मदद मिल पाए कि इस प्रातिनिधिक लोकतंत्र में सबकी बराबरी की हिस्सेदारी कैसे हो सकती है और इस बराबरी के रास्ते में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। It is my privilege and pleasure to invite all of our dignitaries to please come and officiate the launch of this book, Absence in Politics and Power, Political Exclusion of Indian Muslims. Absence in Politics and Power, Mr. Abdur Rahman की बहुत मेहनत से लिखी हुई किताब है। He is a former IPS officer of the Maharashtra Cadre 1997 batch. His journey to the Indian Police Service was a challenging one. Mr. Rahman was born in a small village of West Champaran in Bihar to a family of farmers. He finished his schooling in Patna, worked hard to get to IIT Kanpur for a BTech in Civil Engineering, and from there on made his way to the police service. From one of the most backward districts of the country, Mr. Rahman moved across worlds and made it to the coveted Maharashtra Cadre, where he delivered impeccable service and won many awards. All this while, Mr. Rahman carried with him a very strong commitment to social justice. He was deeply affected by the systemic deprivation faced by his own community in particular and all marginalized groups in general. While still in service, he authored 2 books, the latter being Denial and Deprivation, that drew attention to the somber state of Indian Muslims and the lack of state initiatives despite the damning Sachar Committee report and its recommendations. But what happened in 2019 proved to be the last straw for him. After spending more than 22 years in service, he quit his job as the Inspector General of Police in Mumbai in protest against the Citizenship Amendment Act. Mr. Rahman still had 14 years of service left and could have very well made it to the DGP of Maharashtra, a dream position for many IPS officers. But he chose to take a stand instead against inequality and discrimination. Mr. Rahman was the only IPS officer in the country to have quit in protest. उनके इस त्याग पत्र ने आंदोलन को और मजबूत बनाया। It has been 4 years since his resignation, and Mr. Rahman has dedicated that time to relentlessly work on his new book, Absence in Politics and Power. It is a book that makes a case for inclusive democracy, a democracy that is all representative and embodies the eradication of inequality in politics as envisioned by Dr. B.R. Ambedkar. And so it only makes sense that this event takes place here at Dr. Ambedkar International Center. Thank you, ladies and gentlemen, for your patience and your kind ears. I would now like to invite Mr. Abdur Rahman to please come and take us through his journey of writing this book. Absent in Politics of Indian Muslims मेरी इस किताब के रिलीज पर मौजूद
इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी, मेंबर राज्यसभा, इस प्रोग्राम के की नोट स्पीकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, हमारे दूसरे ऑनरेबल स्पीकर ईटी मोहम्मद बकीर साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम केरला, हमारे दूसरे स्पीकर आशा खानम शेरवानी, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एडिटर एट द वायर, मेरे सामने मौजूद दोस्तों, साथियों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस किताब के लिखने का मकसद क्या है। 1980 में भोपाल पैनल की रिपोर्ट आई थी, जिसे गवर्नमेंट ने पब्लिकली पब्लिश नहीं किया। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, 2007 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, 2014 में कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई, महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, तेलंगाना में कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट आई, और भी मुख्तलिफ रियासतों में तरह तरह के रिपोर्ट्स आए मुसलमानों के हालात के ऊपर। और सारे रिपोर्ट्स ये बयान करते हैं कि मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति बेहद खराब है। यह दलितों से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ओबीसी से भी नीचे है। लेकिन इसको दूर करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, हिंसा, कम्युनल राइट्स जारी रहे। 2014 तक तो ये थोड़े से एक प्रॉपर लेवल पे होता था, लेकिन 2014 के बाद ये ओपनली हो रहा है, जेनोसाइड से कॉल दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। तो मैंने सोचा कि इन सारी चीजों के पीछे एक तरफ तो हमारे हालात खराब है और दूसरी तरफ हमको हमारे खिलाफ हिंसा की जाती है। इसके रीजन क्या है? रीजन मैंने ये पाया कि हमारी आवाज नहीं है नेशनल लेवल पे, और हमारी आवाज इसलिए नहीं सुनी जाती है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में हमारा ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज की टू ऑल एम्पावरमेंट। अगर हम वहीं पे फेल हैं तो हर तरह की यातनाएं हमें सहनी पड़ती हैं। ये मकसद है इस किताब के लिखने का कि मैं यह बताऊं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, हम उन सारी चीजों से कैसे निकल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में उनका परफॉर्मेंस क्या है हमको ये रिप्रेजेंटेशन दिलाने में। आगे चलते हैं। भारत में डेमोक्रेसी का 75 साल हम मना रहे हैं। आज पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन था और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, उनके वहां पे स्पीचेज हुए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सर, इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए कई घटकों ने अपने अपने अहम योगदान दिए हैं। उसमें से दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, गरीब हैं और मुस्लिमों ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग हो, चाहे वो डेमोक्रेसी में उनका विश्वास हो, चाहे वो गवर्नमेंट में उनका विश्वास हो, चाहे ये विश्वास हो कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, गवर्नमेंट इनइक्वालिटी को खत्म करेगी, गवर्नमेंट सोशल जस्टिस लेकर के आएगी, गवर्नमेंट सबके लिए एक तरह से काम करेगी। ये जो विश्वास है, यहाँ के जो पॉलिटिकल सेटअप है, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है, उसको स्ट्रेंथन करता है और मुसलमानों ने उसमें अहम रोल निभाया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, प्रियम्बल में ही कहा जाता है सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात कही गई है। इंटरनेशनल प्रोविजंस हैं कि जो जिस कंट्री की जो माइनॉरिटीज है, दे हैव बीन गिवन ड्यू राइट्स टू हैव ड्यू पॉलिटिकल शेयर इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। इन सारी चीजों के होने के बावजूद मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और मुख्य स्टेट असेंबलीज में
बहुत ही खराब है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, सर हम आजादी से लेकर के अभी तक 1070 एमपी हम डिजर्व करते थे और हमारे सिर्फ 520 एमपी चुन करके आए हैं, यानी 50% से ज्यादा डेप्रीवेशन है। यानी ये 50% से ज्यादा यानी 500 सीटें किनको मिली ये सभी लोग जानते हैं। आज पार्लियामेंट में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आबादी के हिसाब से हमें 78 चाहिए। आज जो डेप्रीवेशन है वो लगभग 70% के आसपास है। उसी तरह से स्टेट असेंबलीज में लगभग 50% डेप्रीवेशन है। तो इन सारी चीजों के नहीं होने के कारण हमारी आवाज न पार्लियामेंट में सुनाई देती है, न हमारी आवाज स्टेट असेंबलीज में सुनाई देती है। इसका कारण सर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर के जाऊंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तैयार हो रहा था, जब उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब मई 1949 के ड्राफ्ट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन शेयर, ये ड्राफ्ट में था। लेकिन अचानक जो माइनॉरिटीज के घटक हैं उनको एक एक करके मैनिपुलेट किया गया और इन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। और इसका नतीजा है कि आज मुसलमानों की लोकसभा और स्टेट असेंबली में उनकी कोई आवाज नहीं। लेकिन इनके पीछे आज जो हमारी हालत है, इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन यह है कि जो मुसलमान जिन पार्टियों को वोट करते हैं, चाहे वो सेकुलर पार्टी, जो रीजनल पार्टीज हैं या ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनको प्रॉपर नॉमिनेशन नहीं देती हैं। दिस इज द नंबर 1 रीजन सर। सेकेंड रीजन कि भारत का जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको कहीं ना कहीं कम्युनलाइज किया गया है। तीसरा, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो कहीं ना कहीं जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जो माइनॉरिटीज में है, चाहे मुस्लिम हैं या कोई और है, उनको ये मार्जिनलाइज करता है। छोटी पार्टियों को भी मार्जिनलाइज करता है, उनको प्रॉपर स्पेस नहीं देता है। तो एसपीसीपी सिस्टम के जगह पे अगर प्रोपोर्शनल सिस्टम हो तो हम ऐसी आशा कर सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। सर जो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, डिलिमिटेशन कमीशन है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने भी मुसलमानों को सिस्टमेटिकली पॉलिटिकली मार्जिनलाइज करने की बहुत कोशिश की है। आप डिलिमिटेशन कमीशन के आप काम को देखिए। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जहां से मुसलमान चुन करके आ सकते हैं, लगभग 10 to 15% सीटों को उनको आरक्षित करके रखा गया। उसके बाद आते हैं एडवर्स जेरीमैंडरिंग, यानी मुसलमानों के जो एरियाज हैं उनको इस तरह से काटा गया है, इस तरह से जेरीमैंडरिंग किया गया है कि उनकी आबादी को कहीं ना कहीं माइनॉरिटी बना करके रखा गया। और सर हिस्ट्री में एक बात मैं बताना भूल गया कि जब ये रिजर्वेशन के प्रोपोजल को जब खत्म किया गया तो इस कंडीशन के साथ खत्म किया गया कि दिस प्रोपोजल, आई मीन द कैंसिलेशन, द रिजेक्शन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज विल बी रिव्यूड आफ्टर 10 years आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सर 10 साल के आज 75 साल हो गया, लेकिन इस बात को रिव्यू नहीं किया गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनका पॉलिटिक्स में क्या प्रतिनिधित्व है। आज हम 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो वादे किए थे कि 10 साल के बाद हम इस चीज को रिव्यू करेंगे, वो आज तक उस चीज को पूरा नहीं किया गया। दूसरा वजह यह है कि जो हमारे इंटरनल रीजन है सर, लैक ऑफ लीडरशिप हमारा रीजन है, और जो पॉलिटिकल सूझबूझ एक होनी चाहिए मुसलमानों में, कहीं ना कहीं उसकी कमी है, जिसकी वजह से हमारी इस तरह की कंडीशन है। सर एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक टिकट देने की बात है, बीजेपी ने अभी तक, आज जो बीजेपी की जो सीटें हैं 302 हैं, लगभग 56-57% सीटें होती हैं और उनके एक भी एमपीज नहीं है। इसका मतलब है कि आप 55-56% में आपका कहीं भी जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन द 56% ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस।
आपको कहाँ पे कोशिश करनी है? आपको जो 43-44% जो स्पेस है उसमें कोशिश करनी है। बीजेपी ने भारत के जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको पूरी तरह से कम्युनलाइज करके रखा है और मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रखा है, और उन्होंने ओपनली ये कहा है कि हमको मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं। और इन सारी चीजों का जो फॉल आउट हुआ है ये हुआ है कि जो पार्टियां जो मुसलमानों को पहले टिकट देती थी, चाहे वो कांग्रेस है या चाहे वो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उन्होंने मुसलमानों को दरकिनार करना शुरू कर दिया। ना चुनाव प्रचार के दौरान मुसलमानों के इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, न उनके एरियाज को विजिट किया जाता है, न उनके कंसर्न को किसी भी तरह की चर्चा में लिया जाता है, और न उनको प्रॉपर टिकट दिया जाता है। ये वजह है कि आज मुसलमान आज के दौर में, बीजेपी राज के दौर में, और भी ज्यादा मार्जिनलाइज होता चला जा रहा है। बहुत साल पहले मरहूम उमर खालिदी, जो भारत के एक स्कॉलर थे और यूएस में रहते थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उसका सारांश ये था कि सर उन्होंने जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको पॉलिटिकल ऑप्शंस दिए थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए थे। एक ऑप्शन था कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स से अलग हो जाना चाहिए एंड दे शुड मेक अ प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिक्स से अलग होकर के वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अपने स्ट्रेंथ का प्रेशर डालें और अपने काम करवा कर ले। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया था, उन्होंने या लिखा था, और दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था कि या वो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो उनको वोट करें, सेकुलर कैंडिडेट को चुन करके ले करके आए और उनकी से जो उनके जो कंसर्न्स है, उनके जो काम है वो करा करके रहे। तीसरा जो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि जो मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी लीडरशिप को खड़ी करें और मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करें। सर मैंने जब ये किताब लिखी तो इसमें मैंने जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनका भी मैंने जिक्र किया है। मैंने उनके परसेंटेज वाइज यहाँ पे जानकारी भी दी है। 8 स्टेट के असेंबलीज के आंकड़े भी सर मैंने दिए हैं कि किस स्टेट असेंबलीज में, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुस्लिम परसेंटेज है, ये भी मैंने दिया है। इन सारे आंकड़ों का आकलन करने के बाद मैंने सर पाया कि उमर खालिदी साहब के या को मैंने सिर्फ और कर दिया, हिंदी का और इसलिए किया है कि जहां पे मुसलमानों की आबादी 5 से लेकर के 10% तक है, यानी 1% से लेकर के 10% तक है, वहां पे मुसलमान जो जीतने वाला जो पार्टियां हैं उनसे समझौता करें कि हमको सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारे एरियाज में काम, हमारे कंसर्न्स को पूरा कीजिए और हम आपको वोट देंगे। सर मुझे ऐसा लगता, मैंने किताब लिखने के दौरान क्रम में पाया कि ये जो 5 से 10% जहाँ पे मुसलमान है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए पावरफुल है कि जिस पार्टी की तरफ झुकेंगे वो पार्टी जीतेगी। दूसरा मेरा ये है कि और मैंने और लगाया है कि जहां पे आबादी 10% से लेकर के 30-35% तक है, वहां पे मुसलमान जो सेकुलर पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, ओबीसी बेस्ड पार्टीज हैं, उनको वोट करें। और किस कंडीशन पे वोट करें कि भाई हमको प्रॉपर सेफ्टी, सिक्योरिटी हमको इंश्योर किया जाए, हमारे काम किए जाए, जो नगर परिषद, नगर पालिका, जो लोकल बॉडीज हैं वहां पे हमको ड्यू रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और तब जाकर के मुसलमान वहां पे सेकुलर पार्टीज को वोट करें। लेकिन जहां पे हमारी आबादी 30-35% से ज्यादा है, वहां पे मुसलमानों को ये इंसिस्ट करना चाहिए कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट जीतना चाहिए, चाहे वो सब सेकुलर पार्टी का हो या मुस्लिम बेस्ड पार्टी का। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले हैं कि मुस्लिम बेस्ड पार्टीज का जो कैंडिडेट है वही मुसलमान है और जो सेकुलर बेस्ड पार्टीज का जो कैंडिडेट है वो मुसलमान है। हम इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने जा रहे। बस हमारा इंसिस्टेंस यह है, हम ये चाहते हैं कि जहां पे हमारी आबादी, जिस कंस्टिट्यूएंसी में हमारी आबादी 35% से ज्यादा है, वहां पे मुसलमानों को टिकट दिया जाए, चाहे वो सेकुलर पार्टीज से आते हो, चाहे वो मुस्लिम बेस्ड पार्टीज से आते हो। अगर इस तरह का यार्डस्टिक लोगों ने लगाया तो हो सकता है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है।
एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो तीन पार्टीज हैं, AIMIM, AIUDF और IUML, इनको मैंने इसलिए इनवाइट किया है कि एक तरह का डिस्कशन हो, एक तरह की चर्चा हो कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो एकदम पीछे छूटा हुआ है, इसको कैसे हम आगे बढ़ा करके लेकर जाएं और कैसे हमारा ड्यू और शेयर मिले। आखिर में मैं सब ये कहना चाहता हूं कि जो सेकुलरिज्म का जो बोझ है वो पूरी तरह से मुसलमानों पे डाल करके रखा गया। यानी किसी अमुक पार्टी को रोकना है, किसी अमुक पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए, तो उसका पूरा बोझ 14.2% मुसलमानों के ऊपर डाल करके रखा गया। सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, कम्युनलिज्म को हटाने के लिए, किसी अमुक पार्टी को हटाने के लिए क्या सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी देने के लिए है? और लोग कुर्बानी नहीं दे सकते हैं? और लोग क्यों नहीं कुर्बानी दे रहे हैं? और पार्टियां कुर्बानी क्यों नहीं दे रही हैं? और अगर सर इस देश का अगर मेजॉरिटी चाहता है, सारी पार्टियां चाहती हैं कि अगर इस देश में कम्युनलिज्म खत्म नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र आएगा, तो 14.2% आबादी इस चीज को रोक नहीं सकता। ये डिपेंड करता है मेजॉरिटी कम्युनिटीज से, ये डिपेंड करता है यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको सेकुलरिज्म चाहिए या उनको थियोक्रेटिक स्टेट चाहिए। ये 14.2% आबादी इस चीज को सर रोक नहीं सकता। और उस चीज को रोकने के लिए मुसलमानों से जो बार बार कुर्बानी दिलाई जा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट के सीट के लिए क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के लिए क्यों ना हो, ये मुझे लगता है कि मुसलमानों पे कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। सर मैंने ये जो किताब लिखी है, इसका मकसद ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे राइटर्स हैं, हमारे जो तीन जो मुख्य मुस्लिम बेस्ड पार्टीज हैं, इनमें चर्चा हो और एक ये नेशनल इशू बने। क्योंकि सर ये स्ट्रक्चर कमेटी के रिपोर्ट ने कहा था कि जब तक मुसलमानों के प्रॉब्लम को उनका प्रॉब्लम तस्वुर किया जाएगा, यानी मुस्लिम इश्यूज को मुस्लिम इश्यूज के तौर पे अगर ट्रीट किया जाएगा, तो कभी खत्म नहीं होगा। मुसलमानों के इश्यूज को, चाहे वो उनका एजुकेशनल सवाल क्यों नहीं हो, चाहे वो उनका सोशियो इकोनॉमिक सवाल क्यों नहीं हो, और यहाँ पे जो हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, इसका सवाल क्यों नहीं हो, जब तक उसको नेशनल कंसर्न और नेशनल प्रॉब्लम के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाएगा, तब तक उसका हल नहीं निकल सकता। मेरी उम्मीद है कि मेरी किताब एक नेशनल डिबेट जनरेट करेगी और एक ऐसा डिबेट जनरेट करेगी कि लोग जो यहाँ का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी और स्टेक होल्डर्स हैं, वो ये एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, तब जाकर के हमारा प्रॉब्लम खत्म होगा। मुझे आशा है कि मेरी किताब इसमें एक अहम रोल निभाएगी। आप सभी सर आए और इस किताब के रिलीज का विटनेस बने, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Mr. Rahman, for your valuable thoughts and your work. Our first speaker from our illustrious list of guests is a face that needs no introduction. She's a journalist whose important work we are all familiar with, and a Muslim woman who is a trailblazer, Arfa Khanum Sherwani. Ms. Arfa is a senior editor of news website The Wire and has spent more than 20 years delivering fearless journalism. She is a recipient of many awards, and her work stands as testimony to her commitment to speaking truth to power. She is an inspiring source of light in an otherwise bleak landscape of Indian news media. It is a privilege and a pleasure to have you here, Ms. Arfa. As a senior journalist, you can tell us how you look at the political underrepresentation of Muslims and what are the valuable lessons that you can share with us that come from your work experience as a Muslim journalist closely in contact with people on the ground.
very much. First of all, am I audible? Is it better? Thank you very much, Yusra, for that generous introduction. And that brings me to the fact that there is a very less representation of women that I can see in the thought. I am known for speaking truth to power. I should speak the truth that the first thought I had when I came here was that एक नजर मैंने यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मुझे लगा कि 5% भी औरतें नहीं हैं. So अगली बार maybe we can make it better than this when it comes to representation. First of all, thank you very much, Abdul Rahman Saab, for writing a book. आज के सेल्फी के दौर में ये थोड़ा जिद्दी है ये. अब ठीक है. आजकल जो सेल्फी का दौर है उसमें डॉक्यूमेंट्री बनाने जैसा है किताब लिखना. तो पहली बार तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुबारकबाद से भी ज़्यादा रहमान साहब शुक्रिया आपका कि आपने ये मेहनत की, इतनी तकलीफ उठाई. और सबसे पहले आपने कहा कि आप ये उम्मीद करते हैं कि इस किताब से एक डिस्कशन पैदा होगा. मुझे लगता है कि पहली शुरुआत, पहला जो इंकलाब है वो तो मुझे इस कमरे में ही नज़र आ रहा है, एक हॉल में नज़र आ रहा है जहाँ आपने एक साथ इतने सारे लोगों को री एनर्जाइज कर दिया. और खासकर जब मैंने किताब का टाइटल पढ़ा, मैं उस वक्त लंदन में थी और मुझे बताया गया, मुझे हुक्म दिया गया अब्दुल रहमान साहब की तरफ से भी आपको हाजिर होना है किताब के लॉन्च में. मैंने बहुत वक्त नहीं लगाया इनको हाँ कहने में. मैं आना चाहती थी लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई क्योंकि जिस तरह का जर्नलिज्म मैं कर रही हूँ पिछले कई सालों में, और खासकर इस साल में हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं. हम जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से स्लो जेनोसाइड, एक तरह का नरसंहार चल रहा है, एक तरह की इकोनॉमिक अपार्थाइड. यहाँ पर इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सजा देने लगी हैं. अब यहाँ पर आपको रेडियो प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल जिनका काम है आपको बचाना, वो आपको मारने पे, आपका कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं. यहाँ पर नूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक साथ 50 बुलडोजर मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे. जब मैं वहाँ पहुँची तो लगा कि ऊपर से कोई हवाई हमला हुआ है. कई मीटर तक लगातार मेरी कार चलती रही और लगा कि कोई हवाई हमला हुआ है. सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया था. ऐसे वक्त में जबकि ये पता नहीं कि आप सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, स्कूल के लिए निकले हैं, कॉलेज के लिए निकले हैं, शाम को आप सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं. मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो सिर्फ एक ट्वीट, एक खबर या एक तकरीर से दूर है बस जेल जाने से, ऐसे दौर में मुझे लगा अब्दुल रहमान साहब ने जब बात की मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो इस किताब में थोड़ी देर के लिए मुस्कुराई मैं, लेकिन मुझे लगा कि ये उम्मीद से भरी किताब है. क्योंकि ये किताब सर्वाइवल की बात नहीं कर रही है, ये किताब हक की बात कर रही है. ये किताब रहम नहीं मांग रही है. ये किताब जो हमारा है वो हमें दे दिया जाए ये मांग रही है. तो इसलिए मुझे इसका भी एहसास हुआ कि इस किताब के जरिए 20 करोड़ मुसलमानों का जो एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर है उसकी उम्मीद भी बताती है ये किताब, और हिस्ट्री से हमें रूबरू कराती है कि ठीक है, जो तारीख है उसने बहुत बुरे दौर देखे हैं, इससे भी ज्यादा बुरे दौर देखे हैं, और वो दौर गुजर गया, ये दौर भी गुजर जाएगा. जब आप पन्ने पलटते हैं तो बहुत सारे स्याह पन्ने नजर आते हैं. इस किताब के जरिए भी मैंने देखा कि इस किताब में भी इससे ज्यादा स्याह वक्त आया है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, मुसलमानों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. और खासकर ऐसे दौर में अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आई यहाँ आने से ठीक पहले, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मिस्ट्री बना दी है, एक रहस्य बना दिया है जिसमें कभी कुछ पता नहीं चलता. सेशन जो है वो 5 दिन का अनाउंस कर दिया गया. अब लोग कयास लगा रहे हैं बैठे हुए कि क्या भारत, इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा, क्या संविधान बदला जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कानून आ रहा है वो होगा, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, या इसके अलावा विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा. यानी किसी भी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश नहीं है. एक ऐसा दौर है जो इलेक्टेड डिक्टेटर्स का दौर है.
ऐसे दौर में, इलेक्टेड डिक्टेटर्स के दौर में, जहां आपके लिए नहीं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। एक पॉलिटिशियन को वोट, सबसे ज्यादा वोट और सपोर्ट तब मिलता है जब वो माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं करता। कितना ज्यादा वो माइनॉरिटीज के बीच अनपॉपुलर है, गैर मकबूल है, कितना जुल्म उठा सकता है, कितनी नफरत भरी बातें वो कर सकता है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर खून खराबे का, इसकी बुनियाद पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये बात कर रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें कई बहस के मौजू हैं, मैं कुछ रोशनी जल्दी से मीडिया पर भी डालूंगी, इस बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ। इसमें खासकर जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं। बात हो रही है कि क्या मुसलमान अपनी पार्टी बनाएं, बात हो रही है क्या मुसलमान जो सेक्युलर पार्टी हैं उनमें अपनी जायज जो हिस्सेदारी है उसकी डिमांड करें, उसकी मांग करें। बात ये भी हो रही है कि क्या मुसलमान एक प्रेशर ग्रुप की तरह सियासत से बाहर बैठकर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है, ये सही वक्त नहीं है जब आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आपका चेहरा देखकर वोट इधर तो कम पड़ते हैं और उधर ज्यादा पड़ते हैं। आपको दिखाकर पोलराइज किया जाता है वोटर। तो ऐसे वक्त में बहुत सारे ये ऑप्शन हैं। मुझे लगता है कोई एक ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पूरे मुल्क पर लागू होता है। हर स्टेट की अपनी लोकल रियलिटीज हैं। कहीं पर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, कहीं पर सेक्युलर पार्टी के अंदर हिस्सेदारी ठीक है, कहीं पर हो सकता है इलेक्शन ना लड़ना ठीक हो, कहीं हो सकता है एक तरह की जबान बोलना ठीक हो, कहीं दूसरी तरह की जबान बोलना ठीक हो। सबसे बड़ा मकसद ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और इसमें एक तरह की स्ट्रेटेजी, एक तरह की हिकमत अमली हो। बहुत कुछ ऐसा है जो खिलाफ हुआ है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो अब भी फेवर में है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो नफरत की आवाजें हैं, जो तशद्दुद की और वायलेंस की आवाजें हैं, वो इतनी जोर से बोल रही हैं, उनकी आवाज इतनी ज्यादा तेज है कि जो उसमें अमन की आवाजें हैं, जो एकता की आवाजें हैं, वो सुनाई कम देती हैं। रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। ये बात हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से भी सुनी, ये बात काशीराम से भी सुनी नहीं बल्कि देखी। और दलितों का हाल मैंने देखा, खासकर अपने स्टेट उत्तर प्रदेश में। मैंने ये भी देखा कि जहाँ छोटे लेवल पे भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आप समझिए म्यूनिसिपैलिटी के लेवल पे भी जहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरे इलाके को तरोताजा कर देता है, पूरे इलाके को जान बख्श देता है। पूरे इलाके में मैं समझती हूँ कि जो खासकर जो मार्जिनलाइज तबके हैं उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनसे भी ज्यादा जरूरी है, जो लोग इस पूरी रेस पे सोशली इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पावर के पूरे रिसोर्सेज जो है, जो पावर की नलियां, वो स्रोत, वो जो सोर्सेज है, उन पर आपका कब्जा बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बात आ रही है, एक मिसाल मैं सुन रही थी, आपसे बात करना चाहती हूँ कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। अगर आप डाइनिंग टेबल पे नहीं है, अगर आपके पास कुर्सी नहीं है, आप खाने की मेज पे नहीं बैठे हैं, तो जो आप खा रहे हैं चीजें, जो मेन्यू है वो वहां पर आप हैं। नहीं, आप समझ गए होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप डाइनिंग टेबल पे नहीं है, यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। तो इस बात को बहुत ही अहम है समझना। लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और जिसका ने कहा एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होने के नाते, ये भी आप देखिए अलग अलग तरह की पहचानें मिली हैं इस दौर में। पहले मुझे बहुत सारे लोग आके सोशल मीडिया पे कहते हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों की जर्नलिस्ट हैं, आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती हैं, आप तो सिर्फ उनके लिए रिपोर्टिंग करती हैं। पहले जब मुझसे कोई ऐसा कहता था तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मैंने कभी नहीं समझा कि मैं एक तबके की जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा समझती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ। जहाँ बात आती है कमजोर तबकों की, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो। मैंने अभी सबसे पहले यहाँ औरतों का मसला उठाया। मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं सोशल जस्टिस ओरिएंटेड, फ्रीडम ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ, राइट्स ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन अब कुछ दिनों को लगने लगा कि अच्छा लगने लगा जब किसी ने कहा कि आप मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। न जाने क्यों अब मैं इसे ताज की तरह पहनती हूँ। और इसकी एक वजह है, मैं समझती हूँ कि एक ऐसे दौर में जहाँ 20 करोड़ लोगों की आवाज इस तरह दबाई जा रही हो कि जूता उनकी गर्दन पर रखा हो,
ऐसे दौर में मैं 20 करोड़ नहीं 20 लाख या 2 लाख लोगों की आवाज, उनकी तकलीफ, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, उनकी जिंदगी, अगर मैं उन्हें जरा सी भी आवाज दे पाती हूँ तो मेरा जर्नलिज्म, मेरी सहाफत कारगर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मुझे मुस्लिम जर्नलिस्ट करें। मैं पैदा हुई हूँ मुस्लिम घर में, मैं अपने को आइडेंटिफाई करती हूँ एज ए मुस्लिम, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक बॉक्स में बांधने की कोशिश, और एक तरह से मुझे मेरी जो एक इमीडिएट आइडेंटिटी है, और खासकर ऐसे बहुत सारे मौके रहे, मैंने हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज रूम में भी काम किया है, और हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज रूम में मैंने बदतरीन कम्युनलिज्म कहा है। तो सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि उस दौर में कम्युनलिज्म को बुरा माना जाता था, थोड़ा ढक के छिपा के कम्युनलिज्म किया जाता था। नरेंद्र मोदी ने आके उसी कम्युनलिज्म को फैशनेबल बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम्युनलिज्म नहीं था। मैंने हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज रूम में अपने लिए तरह तरह की चीजें कही, सुनी और सही। मैंने ये भी सुना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और इत्तेफाक से मैंने हरे रंग का जैकेट पहन लिया, तो कहा कि आई यू चीयरिंग फॉर पाकिस्तान। मैंने ये भी सुना कि जब मैं बटला हाउस एनकाउंटर कवर करने गई और मैंने वो लड़के जो मारे गए, और इससे पहले कि किसी कोर्ट ने उन्हें ये साबित किया, ये डिक्लेयर किया कि ये टेररिस्ट है नहीं, मैंने कहा कि भाई मुस्लिम युवा यहाँ पर रह रहे हैं और इनके साथ ऐसा हुआ। मैंने सिर्फ उनको टेररिस्ट नहीं कहा, जो कि मुझे जो दस्तूर है वो ये कि सबसे पहले एक मुस्लिम लड़का आपको मिले जिसको पुलिस एनकाउंटर कर रही है तो आप सीधे से कहिए कि टेररिस्ट है। इससे पहले कि कोर्ट क्या कहती है, केस क्या है, मुकदमा क्या चल रहा है, वकीलों ने क्या जरह की, वो सब की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको कहना है कि आप टेररिस्ट हैं। अगले ही दिन मुझे बटला हाउस एनकाउंटर की रिपोर्टिंग से हटा दिया गया। तब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। तो वो दौर भी देखा है, तारीख ने देखा है, मैंने देखा है, सहा है। सिर्फ अब फर्क ये हो गया है कि पहले फिर भी उस तमाम कम्युनल हालात में भी थोड़ी जगह होती थी, आपको कोई बुलेटिन का स्लॉट दे दिया जाता था, कोई रिपोर्टिंग बीच मिल जाती थी। आज मैं सोचती हूँ कि इन तमाम जो दरबारी मीडिया चैनल्स में जो रिपोर्टर्स और एंकर्स अगर बचे भी हैं जो काम भी करते हैं, उनमें से आप बहुतों को जानते हैं कि वो किनकी आवाज बने हुए हैं। अभी भी देखा आपने उनमें से कई को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे थे। इसके अलावा मैं फील करी कि उन तमाम लोगों के लिए शायद आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा, और आज मैं सोच रही थी आपसे ये भी बताऊं कि आप सोचिए उन तमाम लोगों के बारे में, उन प्रोड्यूसर्स के बारे में, कॉपी राइटर्स के बारे में, उन वीडियो एडिटर्स के बारे में जो मुसलमान हैं और उन टीवी प्रोग्राम में अंदर खाने काम करते हैं, उन टीवी प्रोग्राम्स को बना रहे हैं जो मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए एडवोकेट करते हैं। आप उनको जानते नहीं हैं, उनका चेहरा टीवी पे नहीं आता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखबारों में, टीवी में काम कर रहे हैं, जो कम्युनल प्रोग्राम के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। वो अपने ही पति की कहानियों को लिख रहे हैं। एक अदद नौकरी कितनी जरूरी है ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप इस्तीफा जेब में रख के घूमें। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं नौकरी तो बहुत है, हम जेब में इस्तीफा रख के घूमते हैं। ये ऑप्शन सबके पास नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत अहम है इस वक्त समझना कि तमाम ये जो पूरा दौर चल रहा है, इस पूरे दौर में भी आपको अलग अलग तरह से जो जिस तरह के तमगे दिए जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ जो सेक्युलर हैं और बाकी सही मायनों में सेक्युलर हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है, मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है। मेरे बहुत सारे साथियों के भी बहुत वेल मीनिंग लोग हैं, मतलब कि समझिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी काम करती हूँ, आखिरकार मुझे आके लगा कि मुझे आखिरकार अपना घर मिल गया है, जहाँ मेरी डाइवर्सिटी को न सिर्फ की टॉलरेट किया जाता है बल्कि कभी कभी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बावजूद भी मैं कहूंगी कि जो दर्द मैं सहती हूँ एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होने के नाते, जब उन कहानियों को मैं कह रही होती हूँ, सुना रही होती हूँ, रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मेरे कॉलीग्स के लिए ये रिसर्च का सब्जेक्ट हो सकता है, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट हो सकता है, राइटिंग का सब्जेक्ट हो सकता है। वो दूर खड़े होकर हम सबको मरते हुए, कटते हुए, घटते हुए देख सकते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर सकते।
और इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत जरूरी है ऐसे खासकर दौर में, जबकि हम ये देख रहे हैं कि अभी कल परसों मैंने एक बात कही, बड़ी नागवार गुजरी और खासकर ऑपोजिशन के लीडर्स ने कल मेरे पास फोन ले आया, बात हो रही थी इंडिया ब्लॉक के बॉयकॉट की कि उन्होंने एंशर्स का बॉयकॉट किया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत खुद गर्व फैसला है, अगर उन्होंने नफरत के लिए बॉयकॉट किया है तो ये बॉयकॉट 10 साल पहले होना चाहिए था। ये तो उन्होंने, जब उन्हें ये लगा, जब भारत के हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों को इस तरह उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी कि उनको बताया जा रहा था कि वो मुल्क के अकेले ऐसे दुश्मन है, अगर वो रास्ते से हट जाए तो विश्व गुरु बन जाए हिंदुस्तान। वो इतने बदतरीन लोग हैं कि एक वायरस अपने ऊपर लाद कर, अपने को इंफेक्ट करके वो बाकी हिंदुस्तान के लोगों को, 120 करोड़ जो बाकी बचे लोग हैं, उनको वायरस देने के लिए बन गए हैं। वो कोरोना बॉम्ब है, उन्होंने कोरोना जिहाद किया है। ऐसे वक्त में जब बाकायदा बॉयकॉट की कॉल हो रही हो, जहाँ की बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हो, और वो पंचायतों, उन पंचायतों को पूरा फरोग देने का काम ये न्यूज चैनल लगातार बता रहे हो दुश्मनों के तौर पर, ऐसे वक्त में सभी पूरे 10 साल में किसी सेक्युलर ऑपोजिशन पार्टी को ये ख्याल नहीं आया कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए। जब आखिरकार ये लगा कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि अब सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह नहीं बची, तो एक सिंबलिज्म, एक प्रतीक के तौर पे, सिंबल के तौर पे ये कहा गया कि हम उनका बॉयकॉट करते हैं। मैं अभी भी वेलकम करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं इस फैसले से खफा हूँ, मैं सिर्फ आईना दिखाना चाहती हूँ कि आप नफरत से आपको परेशानी नहीं है, आपको परेशानी ये है कि आपके लिए जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया कि आपकी पॉलिटिक्स के लिए स्कोप खत्म हो रहा है, आपने अपने लिए ये किया है, नफरत के लिए नहीं किया। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने देखा उत्तर प्रदेश में कैसे जो हमारी एलिजिबली जो तथा करते जिसे हिंदी में कहते हैं सेक्युलर पार्टीज है, जब मैंने देखा कि एक मुजफ्फरनगर में मैंने जो 2013 के जो राइट विक्टिम्स हैं उनको मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और देखा कि कितने दोज़ख की बदतरीन हालात में वो लोग जी रहे थे। तो एक सेक्युलर पार्टी के नेता का हमारे एडिटर के पास फोन आया और कहने लगे भाई आपकी सीनियर एडिटर हमारी पॉलिटिकल इक्वेशन खराब कर रही है, क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई 2013 से लेकर 2017 के बीच वो 4 साल भी गुजरे जब वो सेक्युलर पार्टी जो पावर में थी वो उन लोगों का ख्याल रख सकती थी, उनको ढंग से घर दे सकती थी, उनको रिहेबिलिटेट कर सकती थी। तो ये हालत है। तो मुझे लगता है कि मीडिया के एक नुमाइंदा होने के नाते और आप सब लोग जो किसी न किसी हैसियत में काम करें, यहाँ बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त भी हैं और बाकी आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, कम्युनल पार्टी को भी हैंडल करना जरूरी है, सेक्युलर पार्टियों को भी एक दबाव बना के रखना जरूरी है, उनको भी, क्योंकि ये भी बहुत बुरी आदत है सेक्युलर पार्टियों की कि तब वो लेफ्ट से राइट की तरफ मुड़ती चली जाए, उनको भी बीच में रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए भी हमारे सामने जो यहाँ पर बैठे हुए मेहमानों में वो भी एक साथ मौजूद है। सेक्युलर पार्टियां राइट की तरफ न जाए, सेंटर तक ही रहे। इसके लिए खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि इस किताब को जरूर पढ़िए और उम्मीद बनाकर और साथ साथ उम्मीद बचा कर जरूर रखिए। वही उम्मीद जो ये किताब आपको दे रही है कि ये हिंदुस्तान आपका है, इस हिंदुस्तान का जो जमहूरी मुस्तकबिल है, जो डेमोक्रेटिक फ्यूचर है, उससे आपकी बराबर की हिस्सेदारी है। कोई भी आपसे कुछ कहे आप यकीन मत कीजिए, बहुत सारे जो चराग है वो बुझ रहे हैं, लेकिन एक सूरज जो है वो लगातार रोज चमकता है, यकीन देता है। Thank you, Ms. Tata, for sharing your experience with us. And a very important observation I feel about representation, gender representation within the Muslim community, but that is not the topic for today. So I would like to move on to the next speaker of the session, E.D. Mohammed Bashir. Mr. Bashir is a member of Parliament from the state of Kerala. Prior to working in the Lok Sabha, he has served as Kerala's State Education Minister. Mr. Bashir is the National Organizing Secretary of Indian Union Muslim League, or IUML. IUML stands to represent Muslim aspirations and currently has 15 sitting MLAs in the State Assembly of Kerala. The party is credited with strengthening the Muslim community's political participation in Kerala
without any communal antagonism. I would like to invite Mr. Bashir to please come up, come to the stage and share his thoughts on Mission Underrepresentation. Most respected author of this book, my dear friend, Abdul Khan Sahib, eminent speakers, two members of parliament, Arita, Professor Manoj Mantra, and then Azharuddin Owaisi Sahib. Similarly, the known journalists, Alpha, Khan, Shalwani, Robert Spoken, other dignitaries in the diet, and my dear friends. It gives me immense pleasure to be with you on this book releasing function. At the very outset, I congratulate the author. I have gone through the book. It was not a meticulous kind of reading, but I could understand what exactly is in it. First of all, I would like to say that the author deserves all congratulations. He did a marvelous work. There is no doubt that he collected a lot of information. This book is very informative. There are adequate statistics with regard to state politics and empowerment of the minority Muslims in all the details. It can be used as an instrument or tool for the prime makers and the RBD students and that kind of person. So it is really a hard work he did. I from the core of my heart congratulate him and wish that we will have more. और एक और चीज को बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं जिंदगी में पहली बार किसी किताब के रिलीज के मौके पे आया हूँ और मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, कुछ किताब कल रात और आज सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं मीडिया के काफी साथियों को देख रहा हूँ, यहाँ भी माइक देख रहा हूँ, मीडिया के इतने सारे लोगों को देखता हूँ तो खुशी भी होती है और थोड़ी आशंका भी। बड़ा मुश्किल दौर है, जिनसे डरना नहीं चाहिए उनसे भी डरना चाहिए। इस मुश्किल दौर में मैं दो चार चीजें कहूंगा और उससे सवाल एक रखा गया था उसको भी। लेकिन साथियों, तमाम हम सब लोगों को एक बात जाननी होगी। आरपा जी मेरे बगल में बैठी थी, मैंने उनसे कहा हमें से कईयों को ये मुगालता है कि 24 का चुनाव जीत जाएंगे तो देश पटरी पे आ जाएगा। देश बेपटरी हो चुका है और अब ये पटरी पे सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं आया। 47 में तकसीम हुआ, तकसीम के बाद भी इतने बुरे हालात नहीं थे। मतलब आपने महावीर त्यागी कर दिया, पंत साहब थे, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की थी जो इन लोगों को कहती थी कि माइनॉरिटी। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहूं, हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चेहरे से नकाब उतरवा सब बेनकाब हो गए। अच्छे खासे लिबरल दोस्त, बड़ी बड़ी बात करने वाले, मतलब लोग तो आप बिरयानी खाने को भी सेक्युलरिज्म का प्रतीक मानते हैं। अरे मैं कम्युनल नहीं हो सकता हूँ, मैं बिरयानी खाता हूँ। उनसे कहना पड़ता है कि हमने बिरयानी खाने वालों को कत्ल करते भी देखा। तो बिरयानी खाता हूँ, मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल में मुसलमान था। साहब ये लोक कथाओं से, संत कथाओं से हकीकत नहीं बयान होती, हालात बेकार।
यकीन मानिए, मैं यहां खड़ा होकर के आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि सब कुछ ऑल इज वेल है और बहुत बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा। हम बहुत बुरी हालत में, चुनाव कुछ नहीं कर सकते। चुनाव जीतने के लिए लोग भी वही तरीका अपनाने लगते हैं जो तरीका बीते 9 वर्षों में लोगों ने सीखा। जरा सा किसी पे भरोसा होता, पता चलता है वो भी किसी बाबा के चरणों में लौट गया। मैं ये देखिए, 47 में रोग था, 23 में महामारी। रोग का इलाज तो आपने कर लिया, कभी कैप्सूल दे करके, कभी डोलो 650 दे करके, इसको किनारे करो, ये मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अब ये महामारी इस हालत में आ गई, हमारी आपकी जिंदगी की हकीकत में। आज से कुछ साल पहले तक मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे टॉपिक पर रिसर्च हुए मेरे अंदर, आज मैं कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एक बार है वो पूरा का पूरा बदलता है, और वो जब बदलता है तो वो चुनाव से ठीक। मैं कई मंचों पर ये कह चुका हूं कि चुनाव अंगणित है, 2 और 2 4 के बदले 5 हो सकता है, लेकिन ये अंगणित मनोविज्ञान को नहीं बदले, साइकोलॉजिकली वी हैव लॉस्ट। और ये लड़ाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, फिर से दोबारा कह रहा हूं, 4 बार कह रहा हूं, ये लड़ाई जमीन पे लड़ी है। मैं परसों स्टेट्समैन अखबार का एक प्रोग्राम था कलकत्ता में, उन्होंने कहा आप कल्पना करिए कि मई के आखिरी हफ्ते का हेडलाइन क्या होगा अखबार का। तो मैंने एक हेडलाइन दी, इंडिया विन्स बट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इलेक्शन रिजल्ट। अभी ही को अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट का थोड़ा हिस्सा आपने लिया है। मैं कल रात में चूंकि आज बोलना था पार्लियामेंट में, तो मुझे थोड़ी तैयारी फिर की, और वो किताब ऐसी है, हमसे ज्यादा तो बैरिस्टर साहब जानते हैं। मैं इनका मुरीद इस बात को हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की जैसी समझ आज के पार्लियामेंट में इनकी है, इसके लिए अलग से मैं सेंट्रल हॉल में मैं आपको एक हल्की सी बात कहना चाहता हूँ कि नवंबर का महीना आ गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट चल रही थी। नेहरू चाह रहे थे कि क्रिसमस की छुट्टियां ना हो, हम बैठ के काम करें। आप जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियां किसको चाहिए थी? कोई क्रिश्चियन एमपी नहीं था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मतलब मैं इसके लिए उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, जिस दल के अस्तित्व को आपने कहा था कि आपको क्रिसमस की छुट्टियां चाहिए थी, आज देखिए आपके उस दल की क्या है। तो ये तो जर्नी है हमारे देश की, उस जर्नी में मैंने जो बात कही दंगे पहले में, हमारे बीच में ऐसे लोग थे जिन्हें अपना शेयर किया। मैं पटना यूनिवर्सिटी में था, वहां मेरा एक दोस्त था फैराडे हाउस में, इकबाल शहर करने का। जब क्रिकेट मैच उस समय में नया नया टेलीविजन लगा था, तो बड़े शौक से 50 लोग एक साथ बैठते थे, और जब मान लो कि पाकिस्तान अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, तो लोगों की नजर स्क्रीन से निकल कर इकबाल पे जाती थी, इकबाल कर जाती। जो रिएक्शन कभी बंद कमरे में इकबाल की ओर जाती, आप उस तरह ये फर्क है, और इस फर्क को हम सबको समझना होगा। और रिप्रेजेंटेशन का जहां तक मामला है, आपने बहुत, मैंने कहा ना दस्तावेज, मैं डेटाबेस देख रहा था, ये किताब नजीर हो गई।
हम आप इससे चीजें निकाले हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन को भी सिंबॉलिज्म से आगे ले जाना होगा। मैं आज सोच के आकर मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा, लेकिन ये तय करना होगा। छोटी सी बात, मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन संसद में मैंने कभी चुप्पी नहीं इस वजह से रखी मैं मुसलमान हूं। और संसद का रिकॉर्ड गवाह है। दूर की छोड़िए, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 370 के मसले पे मैंने चुप्पी बांधे देखा, ये कहते हुए सुना कि देश बदल गया है। मैंने उनसे ये कहा कि जब देश बदल रहा था ना जर्मनी में, तब भी वहां की सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम एडुकेट करने की कोशिश कर रही थी लोगों को। हम आपने तो वो भी बंद कर दिया। पूरा का पूरा माहौल, सर मैं 1-2 मिनट और लूंगा, खत्म करूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं फिर क्या। पूरा का पूरा माहौल आपको पॉलिटिक्स से इधर एक लड़ाई करती है। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं, 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन सा रिप्रेजेंटेशन की बात है? मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश है, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इसमें बिलबोर्ड लगाने पड़े। अब इस लोगों को क्या चाहिए? अब उनके लोग कहते हैं ये भगवान ही। अब जब भगवान खुद ही आ गए तो काहे को चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ, तो पाकिस्तान चलेगा। अब वहां भी चुनाव लड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के मामले में आइडेंटिटी असर्शन लगेगा और एक सॉलिडारिटी भी। मुझे दुख ये होता है कि जैसे ही मुसलमान रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, पसमानदा बनाम तैयार, ये लड़ाई घर में आग लगी हो तो इस लड़ाई को थोड़ा पेडस्टल को देखना है। दलित, महादलित, बड़ा मजा आता है सरकार को। किसान का आंदोलन हो रहा है, ट्रेड यूनियन चुप है। ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहे हैं, किसान चुप है। मुसलमान सड़कों पे आ रहे हैं, ना अभी इस मसले पे इनके साथ मत जाओ, बेकार कम्युनल हो जाएगा। दलित आ रहे हैं, अरे यार इनका प्रॉब्लम है, इसमें घुसना नहीं चाहिए। जब तक एक मतलब मैं बॉरो कर रहा हूँ कम्युनिस्ट पार्टी से, आपको सॉलिडारिटी बेस्ड नेटवर्क बनाना है। वही नेटवर्क संविधान को महफूज रखेगा। नहीं तो किसी ने कल्पना की थी कि देश में टंगोल नाम की भी कोई चीज है। आज मैंने कहा कि आप टंगोल लगा दिए हो तो वहां साथ में बड़ी फोटो लगाओ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उनकी तस्वीर होनी चाहिए, वो देखिए। और एक आखिरी चीज कहूंगा, इससे पहले मैं आपका सवाल, मैं कलकत्ता जा रहा था, अभी रोमिला थापर जी की किताब है, मैंने पढ़ा, उसके कुछ पढ़ने शुरू किए। ये लड़ाई जो वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से, कि फ्रॉम इंटीग्रेटिव नेशनलिज्म ऑफ 1947 वी हैव रीच्ड टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म ऑफ 2023। यानी एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना से हम विखंडित राष्ट्रवाद की भावना से। पहले सर्टिफिकेट छुप के लोग मांगते थे, देखो उस मोहल्ले से पटाखे चल रहे थे। आज सड़कों पे सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं, गलियों में सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। और जो उसका प्रतिकार करे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, आप उसको भी पाकिस्तान जाने की सलाह देते हो। अनाजात मैंने सदन में कहा, इनको ज्योग्राफिया नहीं मालूम है पाकिस्तान का, अगर हम सबको भेज दोगे तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी पूरी भूमंडल में, पूरा का पूरा हाहाकार मच जाएगा, उतनी जगह नहीं होगा। 65-70% आबादी हम लोगों को भेजना होगा आपको, और उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब ट्रेन में से चलने की आदत नहीं रही है बहुत में। तो मैं पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देख रहा हूँ वो है कि ये जो कम्युनलिज्म ऑफ 47, ये नेशनलिज्म ऑफ 2020, ये कम्युनलिज्म एक मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म में तब्दील हो, और इसके छींटे विपक्ष के दलों पर भी पड़े, उन पर भी पड़े हैं जो कहते हैं इन छींटों
और छीटा कसी से दूर करते हैं, वो छीटे नहीं जाते। हर चीज पे ये डर कि पोलराइज हो जाएगा, हर इलेक्शन में ये डर, इसको कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन से कैसे बचा लूं। मैं समझता हूं कि डर के इस माहौल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आजाद ख्याली बड़ी खूबसूरत चीज है, रिप्रेजेंटेशन। अब जिक्र कर रहे थे आप नेहरू जी का, मतलब नेहरू जी के नाम से तो मैं अक्सर चिट्ठियां लिखता हूं, क्योंकि उनको चिट्ठियां लिखने की आदत थी। तो मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई राइट 2 लेटर्स टू जवाहरलाल नेहरू और उनको देश के हालात के बारे में बताता था। मतलब हंसने की बात नहीं है, मेरा अपना कुछ फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वो जो नेहरूवियन भाव, वो भाव क्या था? नेहरू वॉज अ रिस्क टेकर। वो जान रहे थे कि समाज में कम्युनलिज्म कहाँ तक पेनिट्रेट कर गया, लेकिन उसने उस रिस्क को सामने लिया, चैलेंज किया। उनके रहते रहते चीजें बिगड़ी। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने शायद आपको किताब लिखने को भी प्रेरित किया। एक अगली किताब आ रही है मेरे दोस्त। अब देखो पिछले 9 वर्ष में जो किताबें आई, गजाला वहाब की किताब आई बॉर्न मुस्लिम, आपकी किताब आई, जियाउल सलाम साहब लिख रहे हैं, उनका ब्लर्ब मैंने लिखा है, बीइंग अ मुस्लिम इन हिंदू इंडिया। ये जब किताबें लिखी जाने लगे ना, जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज करके खत्म करूंगा, नेहरू पे सबसे ज्यादा किताब नरेंद्र मोदी के दौर में लिखी गई। क्यों लिखी गई? जब आप बहुत बीमार हो जाते हो ना, तो घर के बुजुर्गों को याद करते हो। आज वो वक्त है, और मैं समझता हूँ ये लड़ाई फिर मुकम्मल तभी होगी जब हम सॉलिडारिटी के फ्रेम में बात करेंगे और राजनीतिक दलों को एक नजरिया साफ करना होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ये बताने के लिए कि हमने 6 मुसलमान दिए, लेकिन साहब दिए कहाँ? कौन सी लोकेलिटी? वहां विनेबिलिटी फैक्टर क्या है? तो फिर वही जो कहते हैं पोलराइजेशन, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें हमारे जहन की हैं, उनको हमें 101 लेना होगा। एंड आई वाउच फॉर वट एवर लिटिल कैपेसिटी आई हैव। मैं कभी संसद में मैंने ये नहीं सोचा कि इसको बोलने से मेरे दल का क्या नुकसान होगा। EWS हो, कश्मीर हो, या ट्रिपल तलाक, जहाँ पर मेरे कुछ अलग विचार थे कि ये एक तरह का ऐसा आप स्ट्रक्चर कर रहे हो कि आप हर जगह घुसना चाहते हो, और तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर मैं समझता हूँ। आज ही मैंने सदन में कहा कि एक घर में 5 सदस्य, अगर मेरे घर का 5वां सदस्य एलिनेटेड, वो महफूज नहीं है, तो घर कभी महफूज नहीं हो सकता। आप नई इमारत बनाओ, बुलंद इमारत बनाओ, वो घर कभी महफूज नहीं होगा, वो घर कभी रोशन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तीरगी में रोशनी दिखती है, आपको वो बात चाहिए। I think very important thoughts on solidarity and highlighted. Our next speaker is Maulana Badruddin Ajmal. Maulana Badruddin Ajmal is a member of Parliament Lok Sabha and wears many hats. He is the founder of AIUDF, the 3rd largest party in the State Assembly of Assam, with 16 elected. He is Assam's state president for Jamiat Ulema-e-Hind. He is a theology and Arabic graduate from Darul Uloom Deoband, and he is also titled the Chief Executive Officer of Ajmal Foundation. A scholar, a politician, and a businessman. Mr. Ajmal's party aims to represent Indian Muslims in general and Assamese Muslims in particular. With a successful stint in state politics, we would like to know what Mr. Ajmal's views are on Muslim political representation in India. वहाँ पानी को पानी कहते हैं और चाय को खाना कहते हैं, इसलिए वो जुर्माने में गड़बड़ी होगी। आप लोग उसको बर्दाश्त कीजिएगा। 18वीं की किताब
जो इनसे हमने सुना एजुकेशन, इसके बगैर हमारा कुछ चाह हमको कहीं ना कहीं बैठ के पूरे मुल्क में घर घर में इस मैसेज को पहुंचाना होगा। हम सब जिम्मेदार लोग हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई भी फालतू आदमी नहीं आया। हर आदमी अपने इलाके का जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी है इस वक्त मेरे हिसाब से सिर्फ इल्म, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन और स्लोगन दिया एजुकेशन फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल। और हम ये कहते हैं कि एजुकेशन फाउंडेशन के अगर 100 प्रोग्राम भी है तो 1 to 10 एजुकेशन है, उसके बाद दूसरे शुरू। और आप लोगों ने सुना भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कम उम्र में हमारे एजुकेशन की जाती है। अभी इस साल 350 बच्चों ने हमारे यहाँ से मेडिकल नीट में, इंजीनियरिंग में, तो आसाम का तो कम से कम रिकॉर्ड है एक साल में। और पिछले 4 साल में टोटल 600 बच्चों का हम लोग नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट जो है वो 500 स्टूडेंट का है, 500 प्लस, चाहे वो इस मामले में हमारे आसाम के मुख्यमंत्री साहब से बहुत निशुल्क चल रही है। कोई स्कूल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एजुकेशन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको पता नहीं जिहाद और कैसी कैसी बातों को एजुकेशनल जिहाद अजमल में हमारे साथ छोड़ते हैं। हमारे बच्चों का हक छीनते हैं। अरे आप पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, करोड़ों रुपये आप खर्च कर रहे हो और आपके बच्चे कंपटीशन में नहीं आ पा रहे। हमारे बच्चे जो है हमने कभी मार के तो नहीं आगे बढ़ा, यही बेसिस के ऊपर है। और इंडिया लेवल पे मुकाबले में आओ ना। मैंने उनको चैलेंज दिया आप लोगों के दौर से, और अब वो अजमल सुपर 40 का हमारा प्रोग्राम है। कहने लगे हम सुपर 50 करेंगे। मैंने कहा 60 करो, 70 करो, 80 करो, हमारी तरफ नहीं जाते। उसको तो एजुकेशन में मानते हैं, जैसे वो एक दूसरे को वोट करो, बुराई करते रहो। अभी मैं परसों गया खान से उनके पास, मैंने कहा भाई देखो टेलीविजन का पेपर का झगड़ा छोड़ दो। एजुकेशन में लाइन में तुम्हारा हमारा ये कंपटीशन नहीं है, इधर दौड़ है। रेस में आप निकल जाओ, हम निकल जाए तो आप खुश हो जाओ। आपके तो बच्चे हैं, बाहर के तो बच्चे नहीं है। और कभी भी कोशिश करो। मैंने साफ कहा कि आपके लोग, उन्होंने वहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट से विरोध किया सुपर 40 का, सुपर 50 का मुकाबला, 40 के मुकाबले 50। मैंने कहा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहली मतलब आप जिंदगी में पॉजिटिव कुछ सोच। आपने कई सारा काम किया बताया, जब सुपर 40 का अच्छा करने में बोला आपको मुबारक। हम यही चाहते हैं अगर कहीं आपको रुकावट आती है, क्योंकि आपके लोग सरकारी लोग हैं, सरकार जो पैसा है उसके अंदर इतनी बरकत नहीं होती कि कोई अच्छा काम करे। मैंने कहा अगर कहीं रुकावट होगी मुझे बुलाइए। हम अपने टीचर, अपने जो बड़े बड़े फैकल्टीज है, मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भेजेंगे, ताकि वो जो बच्चे निकलते वो भी मेरे बच्चे। और आप भी ये सोचो, कि मेरे यहाँ के जो बच्चे निकलते वो भी आपके बच्चे, जो उसमें हिंदू मुस्लिम सब है। इसलिए ये झगड़ा हमारा उनका चलता रहेगा, लेकिन हम लोग इसी बीच में कोई ना कोई रास्ता नहीं। बच्चों को एजुकेट कराइए, तालीम के मैदान में कंपटीशन कराइए, और फिर से ये दिखा दीजिए हम भी किसी जमाने में सुरैया तक जा चुके थे। हमारे अकाबिर हमको लेके गए थे और पता नहीं कहाँ आसमानों की सैर करा दिया। आज हम लोग सबसे पीछे तालीम में। इससे बड़े अफसोस की बात हमारी
क्यों हम लोग पीछे? इदारे हमारे पास कम नहीं है, बड़े बड़े हमारे काबिल सामने बैठे हैं, घर घर में इदारे, घर घर में एनजीओ बन गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम माफी के साथ हमको अपनी दिशा नहीं, हम भूल गए एनजीओ बनाने के बाद क्यों बना है, कोई तो इसका मकसद होगा, कोई तो मकसद होगा। तो जरूरत है, मैं समझता हूँ साल में कभी मुंबई में, कभी दिल्ली में, कभी हैदराबाद में एनजीओ जो हमारे नामचीन है, वो कोई मुसलमानों की जरूरी नहीं है, मैं दूसरी हम लोग एनजीओ के बीच में हम लोग बैठ कर तबादला ख्याल की जरूरत है। मैं अपने हिसाब से काम को अच्छा समझता हूँ, अपने हिसाब से हटाना कौन इस वक्त क्या चाहती है, हम लोग कहाँ हैं, हमको अपने कौम को फ्यूचर का क्या रास्ता दिखाना है, उसमें तो हम लोग एक हो जाए, चाहे 2-4 पॉइंट किए, और वो सिर्फ एजुकेशन छोटी मालूमात के हिसाब से एजुकेशन है, उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स के बारे में प्रमाणदार ने क्योंकि इशारा दिया, इनसे बातचीत होती रहती है, मुंबई में घर आते हैं, चाय वाय पिला देते हैं, और पता नहीं दूसरा पीछे नहीं देंगे। मैंने इससे ऐसी बात कही आपसे तो गलत हो जाएगा, समझना समझते मेरा ये कहना है। उनका जो काम है वो अहले सियासत, उनका जो काम है वो अहले सियासत समझे या जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत है जहाँ बहुत बड़ी चीज। उन्होंने जैसे 3 बुजुर्गों की दुआएं थी, उनके वालिद साहब के खास करके दुआएं थी, कुर्बानियां हैं, आगे हम लोग पे जानना शुरू हुए, जिसपे जैसे टीचर से कोई हिल जाता अचानक, हमारे बाप दादा कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन आसाम के हालात, इन लोगों को भी आसाम के हालात के बता में हमारे साथ विलेज में जब बोडोलैंड का फसाद हुआ था, पूरा 1 सप्ताह हम साथ में थे, 10 टीम लेके गए डॉक्टरों का, और अपने हाथ से जो कुछ हो सका हम या अल्लाह कर दे। पॉलिटिक्स में हम लोग पता नहीं कैसे आ गए, कुछ नहीं पता, न कोई हाथ पकड़ना वाला, न कोई रहनुमाई करने वाला, न कोई बिजाने वाला, एक मार खाते 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 अचानक अल्लाह ने उड़ा दिया। अब परेशान है क्या आज ये इंडिया बना, सबसे बड़े ये जो मुसलमान हमारे, मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा मीडिया वाले जो इंडिया गठबंधन की बड़ी तारीफ करते हैं और करना चाहिए, इस वक्त इंडिया गठबंधन की जरूरत है। उन्होंने मुसलमानों को क्या देते हैं, उनके स्टेज में एक भी मुसलमान है तो कल आने के बाद आप तक सब कुछ करेंगे। आज 11 बजे उनका बताता है, हमारा आसाम में एक माहौल मशहूर है, जो माँ बाप को बच्चा पालेगा उसके घटने के साथ चलने के घुटने में अगर दाग न हो, वो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा बैठे, कोई इस बात की आवाज नहीं उठाता, क्या बात किया इन दोनों ने। अभी हम लोग कोई नई बात कर लें तो फतवे देने के लिए हमारे खिलाफ आ जाए, कुफर तक के फतवे दे देंगे हम लोग, लेकिन जो लोग घुसने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे, आज हैदराबाद में जितने उनके मुसलमान ठुकराए हुए लीडर थे, सबको कल मैंने देखा, दोनों में हैदराबाद में ले जाकर मैदान में उतारा। क्या कसूर है उनका?
बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में जाके देखिए, मुसलमानों का नाम निशान नहीं। आज मुसलमान जोश में है, मोदी जी को हराना है। हम भी कहते हैं मोदी जी को हराना है, लेकिन मुसलमानों ने क्या ऐसा पाप किया कि आपके स्टेज पे मुसलमान का नाम इतना बड़ा बुरा कर दिया वो मुसलमान। इंशाअल्लाह उसके बाद भी अफजल भाई भी जीत के आएंगे, हम भी आएंगे और इंशाअल्लाह भी चिल्लाएंगे। और जीतने के बाद जब इसमें एक सीट की जरूरत पड़ेगी तो उन सब भाई भी आ जाएंगे लेकिन हम मायूस नहीं है। हमने ये सारा प्रोग्राम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ अल्लाह के तवक्कुल पे कर रहे हैं, किसी इंसान के तवक्कुल नहीं है। हमको इसकी तरफ नजर नहीं, अल्लाह के नाम। और अगर हम लोग दोनों भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अपनी दुआ में याद रखें। और अब्दुल भाई से हमारी एक बात थी, वो कह रहे कह दो, अभी पूछ रहा हूँ कह दूँ पक्का। मैंने इससे कहा देखो भाई आप जिस पोस्ट पे थे वहां तक पहुंचना आज एक मुसलमान के लिए छोटा मोटा मामला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में हमने अपने इदारे में अजमल फाउंडेशन के अंदर में गुज़िश्ता साल 54 सच्चे बच्चों को ये सब पूरे आसाम में गवर्नमेंट ऑफिस में वो एडीसी डीसी तो नहीं हुए, वो तरक्की में भी जाएंगे, एडिशनल एसपी और इस किस्म को जनाब आप गए सराखों में। शायद मैं किताब की कदर नहीं कर पा रहा हूँ। और लिखिए आप इस कोर्स से बढ़ गया उससे भी अच्छा किताब लिख सकते हैं। लेकिन मैं इनसे कह रहा हूँ कि घर वापसी करो, अपने जगह पे जाइए, वहाँ अगर आपने मदद कर दी वो आपकी जिंदगी के अच्छा होगा। आप इसके ऊपर सोचें, वापस जाइए, हम आपके साथ में, ये पूरा मुल्क आपके साथ में है। इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह आपको वहाँ पहुँचाएगा जहाँ अल्लाह चाहता है। उस वक्त आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ आप चाहते हैं, लेकिन बेहतर वो है जो अल्लाह चाहता है। Walaikum Assalam. Thank you, Mr. Ajmal, for reminding us that education remains a top priority for the Indian Muslim community. Speaker, we would like to acknowledge and be grateful for the work that Mr. Abdul Rahman has brought out for not just the Muslim community, but for all marginalized and deprived sections of the society. So we would like to thank you, Mr. Abdul Rahman, for your work and your dedication. With that, we now move on to the most anticipated speaker of the night. एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।